हेलो फाइटर्स एंड वेलकम टू। अभी हम शुरू करने वाले हैं द क्राउन रूल जो है 1858 से लेके 1947 तक के जो MCQs आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे उनका भी सल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हम दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, आगे आपको ऐसे ही लेक्चर्स और MCQs मिलते रहेंगे। तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के हमें कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड, इट चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया प्रिवेलिंग अर्लियर। जो पहले हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हुआ करती थी उसने उसका पूरी तरह से स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। एज पर द एक्ट इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड। और इस एक्ट के तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज और कंट्रोल की जाएगी इंग्लैंड में। ठीक है, तो अभी तीनों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो दूसरी स्टेटमेंट है ये गलत है। इसमें कहा गया है इट चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिवेलिंग अर्लियर। पूरी तरह से चेंज नहीं किया गया था, कुछ चीज़ें पहले के जैसे भी थी, जैसे कि मैंने आपको इसका फीचर बता रखा है पूरे के पूरा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया गया। इसने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो भी ख़त्म कर दिया गया। एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। 15 मेंबर की काउंसिल इन इंडिया बनाई गई। और साथ ही साथ आपको मैंने बताया था बहुत सी चीज़ें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक कोऑपरेटिव बॉडी जैसे भी बनाई गई थी। तो इन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, it did not alter the substantial way the system of government prevailing in India। इसने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पहले सिस्टम चला रहा था उसको चेंज नहीं किया। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर दिस एक्ट वॉज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो सुपरवाइज और कंट्रोल की जाने लगी इंग्लैंड में। तो जो दोनों के दोनों ऑप्शन है पहला सही है। अगर हम इसका पहला ऑप्शन देखें और इस क्वेश्चन का अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो आपस में ही इतना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। अब आगे देखते हैं हम एक और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से स्टेटमेंट ली गई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट, बिफोर द अडॉप्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंटल बिजनेस वाज डिस्पोजल ऑफ बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब कहा गया है जो भी पोर्टफोलियो का सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने से पहले इंडिया में जो गवर्नमेंटल बिजनेस थे वो डिस्पोज किए जाते थे किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटेन। Second statement, the Council Act of 1861 led to the introduction of the portfolio system and the inception of the executive council of the Governor General। जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है उसने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम को और इंसेप्शन किया किसका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल का। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। और जो पहली स्टेटमेंट है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम लाने से पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो गवर्नमेंटल बिजनेस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटेन के द्वारा डिस्पोज किए जाते थे, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसकी जगह पे होता क्या था, जो डिस्पोज होते थे जो गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा होते थे, ना कि कहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटेन नहीं होते थे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द पावर टू डिस्कस द बजट। अब बजट करने की पावर किसके तहत दी गई थी, तो इसका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये रहा क्वेश्चन हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का जो पूरा सिस्टम था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका सही ऑप्शन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सेलियंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। सही आंसर आपने दे रखा होगा, तो सारे के सारे स्टेटमेंट से पढ़ लेते हैं हम। इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। इसके तहत क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके फंक्शंस को इंक्रीज कर दिया गया और बजट को डिस्कस करने की पावर भी दे दी गई। नेक्स्ट, it introduced responsible government in province where governor was required to act with the advice of ministers। इसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करी और साथ ही साथ जहाँ पे होगा क्या, गवर्नर को रिक्वायरमेंट होगी मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने की। इट अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड एस्टेब्लिश इट एट द सेंटर। इसने डायरकी को प्रोविंस में तो ख़त्म किया लेकिन सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन मेनी 11 प्रोविंसेस। इसने 11 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को इस्टेब्लिश करा था। ठीक है जी, सारे के सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं इनके हिसाब से। जो पहला स्टेटमेंट है, अभी हमने जो इसके पहले ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, इसमें हमने साफ साफ पढ़ा कि इलेक्शन कब लाया गया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो मतलब जो इसकी पहली स्टेटमेंट है वो तो पूरी तरह से सही है। अब अगर पहले स्टेटमेंट सही है तो बाकी स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत हो गई। पढ़ लेते हैं वैसे बाकी स्टेटमेंट भी। इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ प्रोवाइड। हाँ, ये कब किया गया था ये आप मुझे बताओगे। जो भी स्टेटमेंट है कौन से एक्ट के तहत, और इसने डायरेक्टली ख़त्म की थी, ये कब किसके द्वारा किया गया, और बाई कैमरलिज्म 11 के 11 प्रोविंस में नहीं लाया गया था, 6 में लाया गया था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की बात करी गई है, तो इसमें कहा गया है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट ऑफ 1909 विच ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या क्या हमारे पास। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। इसने एक एसोसिएशन प्रोवाइड की इंडियंस की किसके साथ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स के साथ। इट curtailed the deliberative function of the legislative council at the provincial level but increased the same at central level। इसने क्या कि एक deliberative functions जो होते हैं legislative council के, उसको province में तो ख़त्म किया लेकिन increase कर दिया कहाँ पे, central level पे। It relaxed the central control over the province by separating द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसने जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस पे उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया बाय सेपरेट करके सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। अगर हम इनके सारे के सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, जो पहला ऑप्शन है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशंस ऑफ इंडियन। ये इसके तहत नहीं आया था, ये किसके तहत आया था ये आप मुझे बताएंगे। फिर भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसने मुझे बताना है। तो ये किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है जी, जब सत्येंद्र सिन्हा जी जो थे पहले मेंबर बने थे एज अ लॉ मिनिस्टर, सॉरी लॉ मेंबर बने थे। अब जो थर्ड है, थर्ड स्टेट में अगर हम बात करें, इट कर्टेल द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द प्रोविंशियल लेवल। मतलब प्रोविंशियल लेवल पर डेलिब्रेट किया था लेकिन सेंट्रल पर लाके खड़ा कर दिया था, ऐसा नहीं था। जबकि हुआ गया था इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब दोनों के दोनों लेवल पे बढ़ाया था, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो वो भी गलत हो गई हमारी। अब जो लास्ट स्टेटमेंट, एक मिनट सॉरी कहाँ गया, मैंने इसकी सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ी ही नहीं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, बाकी की जो दोनों स्टेटमेंट है लास्ट की वो गलत हैं। ठीक है, हाँ। और जो लास्ट स्टेटमेंट है इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल, ये किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1919। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट इसका सॉरी जो ऑप्शन ए है वो सही है, बाकी स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 के जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके तहत कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन बोथ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके तहत क्या किया गया था कि जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे,
उनकी संख्या इंक्रीज की गई थी दोनों जगह पे, मतलब इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके तहत इंडियंस को भी गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, द एक्ट अलाउड फॉर वोटिंग ऑन सेपरेट बजट फर्स्ट टाइम। जी अगर हम इनकी बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ आर्ग्यूड by the some scholar that the separate electorate for the Muslim created by the colonial government crucially shaped the nature of communal politics in India. In relation to separate electorate, consider the following statement. ऐसा कई बार आर्ग्यूमेंट किया जाता है स्कॉलर्स के द्वारा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स के लिए, इसने जो क्रिएट किया गया था बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये इसने पूरे के पूरे जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी हमारे इंडिया में उसको एक तरह का शेप दिया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे उसके बारे में क्या क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें पढ़ना है। With the Pune Pact of 1916, the Congress and the Muslim League reached at agreement where the Congress accepted separate electorate. जो पूना पैक्ट हुआ था 1916 में, उसके तहत जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों फाइनली इस अग्रीमेंट पे जाके खड़े हुए थे कि हाँ हम सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम। जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, वो प्रोवाइड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। तो अगर हम इसकी बात करें, जो पहला है आपको याद होगा पूना पैक्ट किसके लिए था। जो पूना पैक्ट था वो इनके लिए नहीं था, बल्कि उसमें ये कहा गया था कि हिंदूज़ के लिए इलेक्शन होगा और जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए हम रिजर्वेशन रखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो जाता है। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बचता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वॉइस रॉयज एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इनमें से कौन से एक्ट के तहत ऐसा पहली बार हुआ था कि जब इंडियंस का एसोसिएशन बनाया गया था, किसके साथ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय, और इंट्रोड्यूस किया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। जो पहला अटेम्प्ट था इंट्रोड्यूस करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बनाया गया था किसके द्वारा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब नेक्स्ट हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पे। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 1999। एक्ट ऑफ 1919 के तहत ऐसा क्या हुआ था इंडिया में पहली बार जो कुछ नई चीज़ लाई गई थी। तो पढ़ते हैं, बाई कैमरिज्म पहली बार आया था, डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार आया था, या फिर डायरकी पहली बार आया था। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें पहली बार ही हुई थी, मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पॉपुलरली नोन एज मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट वाज सिग्निफिकेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसको जनरली हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्टेबलाइज रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसने क्या किया था, एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आया था कंट्री में। द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वॉज नो मोर इन द हैंड ऑफ द वाइसरॉय। जो फाइनल डिसीजन था किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसका जो भी सोल्यूशन था, जो भी डिसीजन था, वो वाइसरॉय के हाथ में नहीं था। इट रिलैक्स्ड प्रीवियसली स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ऑन प्रोविंस। जो पहले हुआ क्या करता था, सेंट्रल का प्रोविंस से बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता था, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो इनमें से अगर हम पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो भाई ये गलत है, ठीक है जी। हाँ, अब पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेबलाइज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, ठीक है जी। इसके बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, ठीक है जी। इसका एम नहीं था कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेके आया जाए, ठीक है जी। और
चूँकि हुआ क्या था, जितने भी क्वेश्चंस हो, जितने भी चीज़ें होती, जो भी डिसीजन होता था, वो क्या होता था, एक तरह से किसके हाथ में होता था, इररिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता था। ठीक है जी। तो जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो अपने आप गलत हो गया, तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम। जूम करने के बाद ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज Which of the following statement is true concerning the Government of India Act of 1919? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंसर्न, मतलब किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको पढ़ना है। तो स्टेटमेंट 1 है क्या, इट इंट्रोड्यूस डार्की इन द प्रोविंस, इसने डार्की को प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया। इट इंट्रोड्यूसेस फॉर द फर्स्ट टाइम द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, इसने कंट्री में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू इंक्लूड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टू, इसने जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उसको और एक्सटेंड कर दिया। कैसे, क्योंकि और उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया। नेक्स्ट ऑप्शन, इट ऑथोराइज्ड द प्रोविंसेस टू इनैक्ट देयर बजट, देयर बाय सेपरेटिंग देयर बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल, मतलब जो प्रोविंसेस हैं वो अपना बजट खुद का भी ला सकते हैं, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, जो सेंट्रल और प्रोविंस बजट था वो अलग अलग हो चुका था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या क्या हुआ था। ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ डार्की वॉज इंट्रोड्यूस, डार्की का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकल बॉडीज एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर गिवन ऑटोनॉमी, जो लोकल बॉडीज़ थी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उनको ऑटोनॉमी दे दी गई थी। फ्रेंचाइजीज बेस्ड ऑफ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज इंक्रीज, जो भी फ्रेंचाइजीज थी उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के हिसाब से इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो अगर हम इसको देखें तो जो सेकंड है, लोकल बॉडीज़ एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर गिवन ऑटोनॉमी, भाई देखो ये स्टेटमेंट ना गलत है, ऑटोनॉमी तो नहीं दी गई थी। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेटमेंट अगर हम काट दें तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी तो ऐसे ही गलत हो जाता है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम फिर से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। जूम करने के बाद ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। Which of the following were introduced or provided for the Government of India Act of 1919? Government of India Act 1919 जो है वो क्या क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, पढ़ते हैं ऑप्शन। बाइकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑटोनॉमी टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट। चारों ऑप्शन हमने पढ़ लिए, तो इन सबको पढ़ने के बाद चारों के चारों ऑप्शन जो है वो एकदम सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। The institution of speaker and deputy speaker in India organized under the province of, जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो हमारे इंडियन ओरिजिनेटेड का है वो किसके तहत लाया गया था। तो सारे ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं और इसका ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओरिजिन ऑफ सेकेंड चैम्बर, जिसको हम चैम्बर ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, स्टेट है जिसको हम राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ से ट्रेस किया गया है। तो सारे ऑप्शन देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1861, मॉर्लेमेंटो एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इन सबको पढ़ने के बाद आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज राइट आंसर। ठीक है जी, तो हुआ क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी वो ट्रेस किया था 1918 के तहत से, और फिर इसी के बाद क्या हुआ था, डायरेक्टली हमारे पास राज्यसभा जो है निकल के सामने आया था। थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद ये रहा क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 लेड टू द अडॉप्शन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन इनटू इंडिया। जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक्ट 1919 है, उसने क्या चीज़ अडॉप्ट की जो इंडियन ट्रेडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पढ़ते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटिंग द होल बजट बाय रीडिंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पूरा का पूरा बजट रिप्रेजेंट करते थे बाय रीड करके। प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का जो एड्रेस था दोनों हाउस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लिए। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ लेजिस्लेचर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। जो पहला ऑप्शन हमारे पास द फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा तो कुछ आया ही था 1919 के, हमने पढ़ा भी है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसमें 1919 उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। जो सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट्स एड्रेस द बोथ हाउसेस, ये स्टेटमेंट सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेजिस्लेचर, ये भी गलत है, मतलब कि सिर्फ स्टेटमेंट जो बी है वो सही है।
अब बात कर लेते हैं जो प्रोविज़न दिया गया है हेड या फिर हेड ऑफ द स्टेट को कि वो पार्लियामेंट, एक मिनट, हाँ जी, तो इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था उसके तहत क्या क्या लेके आए हम, जो आज भी चलता है। द हाउस असेंबलीज जो थी फर्स्ट टाइम आई, ठीक है, ठीक है जी, हाउस असेंबली फर्स्ट टाइम आई, और जो भी बजट है उसको रिप्रेजेंट करने की थोड़ी सी ताकत आई, ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मेंट दैट, जो सिस्टम है डायरकी का जो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उसका मतलब क्या है। डायरकी का मतलब मैंने आपको समझाया था, बट फिर भी इसमें देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड द पावर टू लेजिस्लेट इन देयर ओन स्फेयर, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं दोनों के पास पावर है कि वो अपने अपने स्फेयर में लेजिस्लेट को पावर दे सकें। नेक्स्ट है बोथ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर इन दोनों को हक था कि वो इंडिया के लिए लॉ बना सकें। नेक्स्ट, सर्टेन सब्जेक्ट्स वर डेवलप्ड to the Indian members to of the Viceroy's Executive Council and certain other to British members of the Executive Council। इसके तहत कुछ लोग इंडियंस होंगे और कुछ ब्रिटिशर्स होंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर साफ साफ है नन ऑफ द अबव, चूँकि डार्की का मतलब मैंने को बताया था कि जो भी वायसरॉय होगा उसको उसको अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो क्या बोलते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, मुझे को टर्म नहीं याद आ रहा है, कुछ जो है वो जैसे अब कुछ इमरजेंसी चल रहा है ना, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ प्रोविजंस को वो ला सकता है विदाउट किसी से परमिशन के बिना, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 महीने तक ही होगा। तो ऐसा इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं था, तो ये पूरी गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उसने जो सिस्टम प्रोवाइड किया डायरकी का मतलब क्या है, द लेजिस्लेचर स्फीयर ऑफ सेंट्रल एंड, फिर से सेम क्वेश्चन है, इन सारे ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो आपको मोस्ट रिलेवेंट लगेगा। ये बात कही ना, अब पार्ट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल बी हैंडल्ड बाय गवर्नर एंड द रेस्ट बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट के बारे में आई थिंक लक्ष्मीकांत में नहीं, जो फर्स्ट चैप्टर उसमें नहीं गिवन है, सारे के सारे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट डुअल ट्रायल। इसने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जो पीपल को हम विदाउट डुअल ट्रायल इम्प्रिजन में डाल देंगे। द एक्ट बैंड ऑल इंडियन ओन्ड प्रेसेस फ्रॉम सर्कुलेटिंग न्यूज़। इसने क्या किया, जो भी इंडिया ओन्ड प्रेसेस थे उस टाइम पे उनको न्यूज़ सर्कुलेट करने से बैन कर दिया। इट वॉज रिपील्ड फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मस्कारा, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, जो भी जलियांवाला बाग मस्कारा था उसको भी रिपील कर दिया। अब सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद जो हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की, ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर सी, मतलब केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 1 की। जो स्टेटमेंट 1 अगर मतलब सब इनका एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, चूँकि रॉलेट एक्ट जो है आपके बुक में नहीं गिवन है लक्ष्मीकांत की। देखते हैं जो ये एक्ट था रॉलेट एक्ट, इसने क्या किया, पूरा देखा जाए तो जो रूल ऑफ लॉ है उसको वॉयलेट कर दिया। जो इसको ब्रिटिशर्स जो थे वो कभी कभी यूज़ कर लेते थे, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इंडियंस भी तो सवाल पूछते थे, तो इसका वो यूज़ करके उनको जस्टिफिकेशन दिया करते थे। जो भी इंडियन नेशनलिस्ट जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, वो इस चीज़ के अपोजिट थे और कहते थे जो भी रॉलेट बिल है उसको आप बंद करो, जैसे कि बहुत सी बेकार चीज़ें हुआ करती, कुछ भी आर्बिट्रेटरी प्रोविजंस ला के रख देते थे ये लोग, ठीक है। अब जो सेकंड हमने भी पढ़ा ना, इसने क्या किया, सारे के सारे इंडियन ओन्स प्रेसेस को बैन कर दिया न्यूज़ सर्कुलेट करने से। ये ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था इसमें। इसने क्या कहा कि जो केवल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स हैं उनको प्रिवेंट करा कि वो कोई न्यूज़ प्रिंट ना करें। और जो सेडिशन एक्ट था वो डिफ़ाइन करता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है जी। कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस भी दिए गए थे प्रेस को उस टाइम पे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बनाया गया था उसके तहत।
और इन सब के बाद भी जो बहुत बहुत ज़्यादा नंबर के जो प्रोटेस्टर्स थे वो सामने आए, और जो रॉलेट एक्ट था जो 1919 में आया था, वो निकल के सामने आया था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 1922 तक। ठीक है जी, अब ये हो गया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 का पढ़ने के बाद हमें जो पढ़ना है इंडिपेंडेंट एक्ट, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। 1935 के हमने पढ़ा है, 1935 हमने पढ़ा नहीं है शायद, मुझे याद नहीं है। आप अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। डायरकी एट द सेंट्रल एज वेल एज इन द प्रोविंस, डायरकी सेंट्रल और प्रोविंस दोनों में रहेगी। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। इन सबको पढ़ने के बाद जो ऑप्शन नंबर ए है, डायरकी को आपको पता है हटा दिया गया था प्रोविंस से, तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो गया। ठीक है जी, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट फॉलो देखनी है आपको। असर्शन 1 दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर इन्वेस्टेड स्टेट्स एज ऑटोनमस यूनिट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है जी, रीज़न क्या था इसका? पावर was never divided between center and state, it was only delegated to the state by the center। ठीक है जी, अब दोनों ये पढ़ने के बाद पूरा इधर भी है, ये पूरा पढ़ने के बाद जो ऑप्शन डी है, मतलब ऑप्शन जो ए और बी दोनों है, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों गलत हैं। आई थिंक इसको मुझे यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।